रही है मेरी? यस सर। ओके। और कंपनी का नाम हैंडक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड है। बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एंड आई वाज वर्किंग इन गल्फ। तो जब मैं गल्फ में काम करता था, मेरा ट्रेनिंग के लिए यूरोप जाना होता था। तो वो टाइम पे मैंने ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बहुत डिमांड है। तो मैंने उसी टाइम प्लान कर लिया था, व्हेन आई विल गो बैक टू इंडिया आई विल स्टार्ट समथिंग इन दिस प्रोडक्ट्स ओनली। तो बेसिकली मेरा मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो जूट बैग से नहीं हुआ। आई स्टार्टेड विद मेनी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, तो जूट वॉज जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो करते करते ऐसे हो गया कि आई ऑब्जर्व कि जूट जो है वो काफ़ी बल्क क्वांटिटी में मेरे पास इंक्वायरी आ रही थी, एक्सपोर्ट से, डोमेस्टिक से भी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि हैंडीक्राफ्ट बहुत डेलीकेट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिजन से हमारे पास जब माल आता था तो टेंशन रहता था कि वो टूटने फूटने का एक इशू रहता है। तो जूट के केस में वैसा नहीं था। मतलब बॉक्स पैकिंग हो या नॉर्मल बंडल में भी अगर पैक होके जाता है तो फिर उसमें वो टूटने फूटने का कभी टेंशन नहीं होता था। तो फिर मैंने सोचा कि जूट पे ही फोकस कर लेता हूँ। तो ऐसा करके फिर बल्क में B2B में मैंने स्टार्ट किया। कुछ कॉन्टैक्ट्स थे बाहर एक्सपोर्ट में, तो उनके थ्रू कुछ एक्सपोर्ट्स ऑर्डर मिलने लगे। और फिर ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हो गई। सो डोमेस्टिक में पहले बिल्कुल नहीं था। सो अभी तो हम लोग डोमेस्टिक करते हैं, बट पहले तो प्योरली 100% एक्सपोर्ट ही था। तो दिस इज हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी मुझे। हाँ, एक इसका ऑफिस। मतलब हाँ ये है हाँ। कि आपके ऑलरेडी कनेक्शन थे यूरोप में, या आप गल्फ करेक्ट में काम करेक्ट। करते थे और उसके हिसाब से आपने ये पोटेंशियल चुना कि जूट बैग के लिए बड़ा मार्केट है, बराबर बराबर। और उसके हिसाब से आपने स्टार्ट किया। तो पहले से ही आप एक्सपोर्ट में ही थे, तो इसका मतलब पहले आपने ट्रेडिंग चालू किया या अभी आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं? तो पहले हाँ से ही आप पहले, यस, मैन्युफैक्चरिंग में थे करेक्ट या है। फिर अभी आपने नहीं, स्टार्ट किया? पहले पहले ट्रेडिंग ही करता था। बट फिर ट्रेडिंग करते करते मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो क्वालिटी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। सामने वाला जो देगा वो हमको लेना पड़ता है। एंड बहुत टाइम ऐसे होता है कि कस्टमर को भले हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा क्वालिटी दे, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर टोटली डिपेंड ऑन अदर मैन्युफैक्चरर्स, तो वो जो क्वालिटी देते थे, जो टाइम पे देते थे, वही हमको एक्सेप्ट करके देना पड़ता था। तो ये तो बड़ा एक लिमिटेशन था एक्सपोर्ट में। तो 6 मंथ्स के बाद मुझे लगा कि अगर स्केलेबल करना है, आगे जाना है, तो अपना खुद का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर मैंने 6 मंथ्स के बाद सेटअप के लिए ट्राई किया, एंड सेटअप करते करते मुझे और 3-4 महीना लगा। सो यू कैन से कि आफ्टर अ ईयर आई स्टार्टेड माय ओन मैन्युफैक्चरिंग, एंड नाउ आई एम एक्सपोर्टिंग फ्रॉम माय ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओनली। तो इनिशियली ट्रेडिंग से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन 1 साल के बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हो गया। आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट में क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? मतलब ऑलरेडी तो बायर तो इजीली आपको मिल ही गया, मतलब ऑलरेडी आप नहीं, इजीली नहीं बोलूँगा मैं एक्चुअली, क्योंकि रेफरेंस थ्रू होता है तो ऑब्वियसली एक लिमिटेड ही कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं हमको। बट एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं तो जो भी अभी सुन रहे हैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि क्या होता है ना कि हमारा कोई ना कोई तो बाहर रहता ही है। यूएस हो, दुबई हो, कहीं ना कहीं तो हर एक का मतलब फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, तो उनको अपने अपने कॉन्टैक्ट्स इनकैश करने चाहिए। तो उनके थ्रू जो भी मिला, अगर उनके थ्रू भले हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटी से भी स्टार्ट करते हैं, तो फिर धीरे धीरे अभी अभी तो मेरा कंटेनर बेस भी जाता है, बट पहले तो कंटेनर क्वांटिटी नहीं जाता था, पहले तो छोटा ही क्वांटिटी जाता था। अभी तो कंटेनर में काम करते हैं, तो ये धीरे धीरे हो गया। ओवरनाइट या इमीडिएटली कुछ दिन में तो हुआ नहीं। तो पेशेंस रखना पड़ता है एक्चुअली। अभी भी ऐसे नहीं, मतलब अभी चलो अभी कंटेनर जाता है तो अभी ऐसा है कि 2 महीने में एक कंटेनर जाता है, बाकी तो 5,000 10,000 पे तो ऐसे ऑर्डर जाते हैं। तो मेरा टारगेट तो यही है कि कंटेनर एवरी वीक निकले, क्योंकि ये लाइन में ऐसे भी लोग हैं जिनके एक वीक में 4-4 कंटेनर निकलते हैं। तो ये धीरे धीरे होगा, बट होगा, मतलब उतना डिमांड है बाहर।
एंड जूट का एक प्रोडक्ट ऐसा है ना कि पूरे वर्ल्ड में जूट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये दो जगह पे ही होता है। मतलब हमारी मोनोपोली है मार्केट में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज में भी होता है, चाइना का ज़्यादा कंपटीशन होता है, फिर वो हो नहीं पाता है। तो इसमें एक सबसे एडवांटेज ये है कि मतलब हमारी ऑलमोस्ट मोनोपोली मार्केट में होने की वजह से अगर चाइना को सप्लाई भी करना है तो हमसे लेके ही सप्लाई करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। क्योंकि मैंने खुद कस्टमर बन के कुछ चाइनीज कंपनी से रेट निकाले हैं, तो उनके रेट हमसे डबल रेट्स है। अदरवाइज बाकी तो चाइना का रेपुटेशन ऐसा है कि उनके रेट्स तो बहुत ही चीप रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कॉम्पीट कर नहीं पाते। तो एटलीस्ट ये प्रोडक्ट में तो ऐसा है कि हमारा पूरा एडवांटेज है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करें, मार्केट बहुत बड़ा है। और आगे 4-5 साल तक तो मतलब इसमें कोई ऐसी परेशानी आने वाली है ही नहीं, खुद हमारे पीएम भी उसको प्रमोट करते हैं। बहुत यस। सारी कंट्रीज में बैन लग रहा है, कनाडा में रिसेंटली बैन लग गया है प्लास्टिक के ऊपर। यूएई में कंप्लीट बैन लगाने की इसमें है, अभी वो कुछ उनके स्टेट्स में लगा हुआ है। तो मतलब धीरे धीरे प्लास्टिक को जैसे जैसे बैन लगते जाएगा, जूट के सिवा और तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज 100% बायोडिग्रेडेबल, 100% इको फ्रेंडली। हाँ तो मतलब बहुत पोटेंशियल है। जूट है वो पैकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। पैकिंग के लिए जो यूज होता है वो सैक बैग्स बोलते हैं उसको, गनी बैग्स बोलते हैं। वो थोड़ा डिफरेंट इंडस्ट्री हो गया। और हम लोग जिसमें है वो है हैंड बैग्स। ये बेसिकली प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। जो कॉरपोरेट रहते हैं, जो मान लो कि कोई कॉरपोरेट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पहले ऐसे होता था कि एग्जीबिशन स्टॉल में कोई आएगा तो उसको वो लोग कैटलॉग देते थे हाथ में। तो अभी वो कैटलॉग हाथ में नहीं देते, वो कैटलॉग किसी में डाल के देते। वो किस में डालते तो जूट बैग में डालते, और वो जूट बैग वो जो भी आता है विजिटर उसके हाथ में थमाते। तो अभी वो जूट बैग के ऊपर अगर उनका लोगो रहेगा, नाम रहेगा, तो बाद में वो लोग उसको यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके उनके नाम को एक्सपोजर मिलेगा, उनका ब्रांडिंग होता है, उनका मार्केटिंग होता है। सो दिस इज द चीपेस्ट वे ऑफ ब्रांडिंग बेसिकली, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारा मिनिमम क्वांटिटी 1000 है, एक्सपोर्ट के लिए मिनिमम क्वांटिटी 2000 है। तो ऑन एन एवरेज प्राइस इसके 70 to 90 रुपीज के आसपास जाती। सो इट इज अराउंड 1 लाख रुपीज, यू कैन से कि जो एक छोटा अमाउंट होता है किसी भी कॉर्पोरेट के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। हम्म। आप हाँ। कितने साल से इस बिजनेस में है, मतलब ट्रेडिंग कितने ईयर तक आ, किया आपने और आपका? 2015 को स्टार्ट किया था विथ ऑल द हैंडीक्राफ्ट्स। जो टाइम जूटेक्स वन ऑफ द प्रोडक्ट था। 2016 तक तो पूरा ट्रेडिंग ही चल रहा था। 2017 में सोचा कि नहीं, अभी खुद का सेटअप होना चाहिए, तो जो भी 3-4 महीना गया सेटअप करने में, तो 2017 से अभी तक मतलब 7 इयर्स यू कैन से कि वी आर प्योरली इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो ओके। 7 साल हो गए अब। तो आपका कहना ये है कि बायर फाइंड आउट करने के लिए आपके जो रेफरेंसेस रहते हैं वो एनकैश करने हाँ। चाहिए। दिस यस, इज वन ऑफ द वे क्योंकि टू फाइंडिंग अ बायर हाँ, इन। सी एक एक सबसे अच्छा वे ये है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो, बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वे। तो इनिशियली वो रेकमेंड मैं नहीं कर सकता हूँ। डेफिनेटली वो सबसे बेस्ट वे, जैसे मैडम भी अभी, आपकी मैडम भी काफ़ी कंट्रीज में जाती है, तो वहाँ पे जाने से हमको डेफिनेटली कस्टमर्स मिलते हैं, क्योंकि कस्टमर को ये एक बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रोडक्ट भी फेस टू फेस देख रहा है और हमको भी फेस टू फेस मिल रहा है वहाँ, क्योंकि रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस में। तो वो जब हम लोग मिलते हैं तो हमारे कनेक्ट बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो अब लेकिन इमीडिएटली इनिशियली वो पॉसिबल नहीं होता है, तो सेकंड यही है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है उनको हम लोग एनकैश करें, क्योंकि कस्टमर को क्या है ना, उनको कोई तो ब्रीच चाहिए इन बिटवीन। तो यस। कस्टमर यही सोचेगा कि मैंने एडवांस दिया और मेरे पास माल आया ही नहीं तो क्या। और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे इंडिया का बहुत अच्छा रेपुटेशन मार्केट में ऐसा नहीं है। लोग डरते हैं कि मतलब मैं पैसा दूंगा, माल आया तो आया, नहीं तो क्या करेंगे। या फिर माल आया और वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा तो क्या करेंगे। तो उनका भी एक रिस्क होता है। तो इसके लिए वो थोड़े डर डर के ऑर्डर देते हैं, तो रेफरेंस थ्रू जाते हैं तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मतलब कुछ 19-20 होता है तो ये है पर्सन इन बिटवीन। या फिर बाइंग एजेंट्स होते हैं। यस।
बाइंग एजेंट जो होते हैं ना, स्पेशली दिल्ली, नोएडा नोएडा साइड में बाइंग एजेंट्स बहुत बैठते हैं, मुंबई में भी है। तो अगर कोई गूगल करेगा, बाइंग एजेंट्स को ढूंढेगा, उनसे कांटेक्ट करेगा, तो बाइंग एजेंट बेसिकली क्या करते हैं ना, वो दोनों साइड बैलेंस करके चलते हैं। मतलब दे विल मेक श्योर कि हमने हमारा माल देने के बाद हमको हमारा पैसा मिले, एंड ऑन द कस्टमर साइड वो दे मेक श्योर कि उनको क्वालिटी जो हमने कमिट किया है वो उनको मिले। तो दोनों वो बैलेंस करके चलता है, एंड दोनों साइड से उनका कमीशन भी होता है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है कि बाइंग एजेंट्स ढूंढो गूगल थ्रू, और फिर बाइंग एजेंट को एक बार कन्विंस किया तो वो अपने आप अपने को कस्टमर लाके देते। तो ओके। वो एक ऑप्शन है। ये एक वन ऑफ ऑप्शन होगा कि हम हाँ, एजेंट्स को कनेक्ट करके आगे एक्सपोर्ट स्टार्ट करेक्ट करें, क्योंकि करेक्ट। हमें ट्रस्ट पेमेंट इसके हाँ, ऊपर तो इशू होता ही है। मतलब हर करेक्ट कोई है। एडवांस देने के लिए तैयार नहीं होता जब हम बिजनेस बरोबर। स्टार्ट करते हैं। करेक्ट है। तो ये एक अच्छी बात कही है आपने। मेरा एक क्वेरी है कि हम्म। जैसे आपने बोला वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इनकी हाँ मोनोपोली है हाँ ग्रुप में। तो हाँ। वैसे इंडिया के लिए बांग्लादेश कॉम्पिटिटर रहा है इसका? कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है ना इसमें वो इतना बड़ा है कि बांग्लादेश कॉम्पिटिटर है नहीं बोल सकते। सेकंडली क्या नहीं, इसका डिमांड इतना ज़्यादा है कि ये दो कंट्रीज फुलफिल नहीं कर पाती है। सो इसके लिए मतलब ठीक है, हमारे लिए हमारा मार्केट है, उनके लिए उनका मार्केट है। और बांग्लादेश का थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रक्चर अलग है। बांग्लादेश में क्या है ना कि ये जो यूरोपियंस है, अमेरिकन्स है, उन्होंने उन वहाँ पे बड़े बड़े सेटअप हायर करके रखे हैं। तो बेसिकली बांग्लादेशी तो वहाँ पे सिर्फ मतलब एज अ लेबर काम करते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से फैक्ट्री चलाते हैं, अपने को जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन निकालते हैं और लेके जाते हैं। सो इन शॉर्ट मतलब जैसा ईस्ट इंडिया ने हमारे ऊपर जिस तरीके से राज किया था, तो वैसे ही उनके ऊपर वो राज ही चल रहा है, मैं बोलूँगा। क्योंकि अभी वो ठीक है, बांग्लादेश में पॉवर्टी बहुत है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ये जब अमेरिकन यूरोपियन जब फैक्ट्री चलाते हैं तो वो पूरा सिक्स सिग्मा लगा के फैक्ट्री चलाते हैं। मतलब उनका उतना प्रिसीजन होता है। अभी वॉलमार्ट जैसा बड़ा प्लेयर जब बैग बाय करता है तो उनका एक एक ऑर्डर में 10-10 लाख पीसेस होते हैं, 10-10 लाख इन पीसेस इन वन ऑर्डर। तो उनके वेयर हाउसेस पूरे ऑटोमेटिक होते हैं। तो उनका कैसे रहता है ना, वो हमको एक पर्टिकुलर डेट देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, तो हमारी गाड़ी वो पर्टिकुलर डेट को वो पर्टिकुलर टाइम को वहाँ पे पहुँचनी ही चाहिए। तो वो टाइम पे वो गेट्स ऑटोमेटिकली खुलते हैं हमारी गाड़ी के लिए। अगर मान लो कि हमारी गाड़ी, जैसे इंडिया में होता है ना कि हमको उतना टाइम का वैल्यू नहीं होता है, तो गाड़ी 2 घंटा लेट पहुंची, 3 घंटा लेट पहुंची, फिर वो हम लोग माल डिलीवर कर नहीं पाएंगे, फिर पेनल्टीज होती है। फिर वो माल एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत कुछ होता है। तो इतना प्रोफेशनली मैनेज करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े कंपनीज सीधा अब किसी को हायर करके पूरा सेटअप अपने हिसाब से चलाते, जो प्रोडक्शन चाहिए वो निकाल के लेते। तो बांग्लादेश से मोस्टली वैसे चलता है। इंडिया में कैसे हम लोग प्रॉपर हमारा एक्सपोर्ट है, वो हमारे अंडर जाता है, तो वहाँ पे वैसा नहीं है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है ये हाँ, जूट के लिए। करेक्ट है। तो उनकी क्वालिटी के कुछ चैलेंजेस रहे हैं क्या? मतलब जैसे कि हम एशियन मार्केट में जाते हैं तो हम्म। क्या क्वालिटी चल सकती है, लेकिन अ, जब डेवलप मार्केट को टारगेट हम्म। करते हैं तो उनके स्पेसिफिकेशन हो या क्वालिटी हो वो बहुत ही हाँ, उसके लिए मतलब ये रहते हैं, प्रॉम्प्ट रहते देखिए हैं। जो, हाँ करेक्ट है, तो अभी ऐसा कैसा है कुछ ना कि चैलेंजेस क्वालिटी हाँ के रिगार्डिंग है। रहा है क्या कंट्री एज पर? क्वालिटी डेफिनेटली उनकी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग एक्सपोर्ट के लिए अलग क्वालिटी, डोमेस्टिक के लिए अलग क्वालिटी ऐसा नहीं करते। मोस्टली सप्लायर्स वैसा करते हैं, बट हम लोग जो एक्सपोर्ट में देते हैं वही डोमेस्टिक में भी देते हैं। अब क्वालिटी का एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है ना कि जैसे हम लोग पानी पी के मिनरल बॉटल फेंक देते हैं, तो उसको मेल्ट करके बहुत सारे सप्लायर अंदर का लेमिनेशन के लिए यूज करते हैं उसको। हम लोग जो लेमिनेशन यूज करते हैं वो वर्जिन लेमिनेशन, मतलब जो प्योरली जूट के लिए लगता है वही लेमिनेशन होता है। अब ऑब्वियसली वैसा हम लोग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा पैसा बच जाता है, थोड़ा प्रॉफिट एक्स्ट्रा हाथ में आ जाता है, बट देन कस्टमर लॉन्ग टर्म पे हमारे साथ रहता नहीं है। क्योंकि ये सारा टेस्ट करने के लिए लैब्स आती है।
अब अब हमसे कस्टमर ने मांगा नहीं मांगा तो भी हमको उनको वही देना है जो बेस्ट है। ये जैसे अभी मैंने बोला कि लैमिनेशन, वैसे ही दिल्ली साइड में क्या होता है ना कि ये जो जूट में वो लोग बनाना थ्रेड यूज करते हैं। बनाना थ्रेड बहुत सस्ता होता है, तो क्या होता है कि जो बैग में 90 में बेच रहा हूँ, दिल्ली में वही आपको 70 में मिल सकता है। अब डोमेस्टिक कस्टमर को तो ये सारी चीजें पता नहीं होती है, सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि अरे हम लोग जो 90 में दे रहे हैं वहां पे तो सस्ते में मिल रहा है, तो ये इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। बट एक्सपोर्ट में उनको क्वालिटी समझती है, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू पे फॉर द क्वालिटी। और क्या होता है ना कि ये सारी चीजें करके कस्टमर को हम लोग एक बार पकड़ सकते हैं, बार बार नहीं। हम लोग मतलब बिजनेस कोई भी ग्रो होता है वो रिपीट ऑर्डर्स के ऊपर। हम लोग यस ने एक बार ऐसा किया और एक बार पैसा मिल गया, लेकिन वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। मतलब कोई भी कॉरपोरेट इतना तो पागल नहीं होता है कि वो बार बार वही गलती करेगा। यस सेकंड, इसमें प्रिंटिंग में भी क्वालिटीज होती है, इवन स्टिचिंग थ्रेड जो होता है उसमें क्वालिटी होती है। तो ऐसे मतलब तीन चार तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं क्वालिटी के। तो वो कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते। तो हम लोग वो डोमेस्टिक हो एक्सपोर्ट हो, सबके लिए वो सेम पैरामीटर्स पे काम करते हैं। ऐसा है। ओके। मतलब क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है और क्वालिटी हाँ, मेंटेन करना जरूरी है अगर आप हम एक्सपोर्ट लोग में हम लॉन्ग लोग टर्म में जाना बेसिकली चाहते हमारे कोटेशन में ही ये सारी क्वालिटी पैरामीटर्स मेंशन करते हैं जो मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स नहीं करते। तो उसका जो लैमिनेशन होता है उसका पर्टिकुलर ग्रामेज होता है 85 ग्राम, ये एक आइडियल जीएसएम होता है उसका। हैंडल में क्वालिटीज आते हैं। हैंडल हम लोग बेसिकली केजी पे लेते हैं, 75 रुपीज पर केजी से लेके 150 रुपीज पे रुपीज पर केजी तक क्वालिटी आती है। अब ये कैसा नहीं है, आप भी हाथ में लोगी या कोई भी लेगा तो उसको समझ में आएगा क्वालिटी का डिफरेंस जो है वो। हैं? तो वो क्वालिटी पैरामीटर में काम करने के बाद कस्टमर को भी समझ में आता है, मतलब ये एक अच्छी क्वालिटी है। इंक में भी जो क्वालिटीज आती है ना, अगर मैं लोअर क्वालिटी की इंक यूज करूंगा तो वो 2-3 महीने के बाद फेड हो जाता है। अब 2-3 महीने के बाद उसका नाम, उसका लोगो ही फेड हो गया, तो बेसिकली वो तो स्पेंड उसके लोगो के लिए ही कर रहा है ना, इतना खर्चा जो करे उसके नाम के लिए कर रहा है। अगर वही फेड हो गया, उसका नाम निकल गया, तो कुछ पर्पस ही बचता नहीं है वो ऑर्डर करने का। तो इसके लिए क्वालिटी पैरामीटर्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जो इंक यूज़ करते हैं वो एजो फ्री इंक यूज़ करते हैं। एजो फ्री, ये तो डोमेस्टिक कस्टमर को पता भी नहीं होता है, फिर भी हम लोग उनको देते हैं। ये एक्सपोर्ट की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ऐसो मतलब वो कुछ केमिकल्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि प्रिंटिंग को एक स्मेल आता है, वो बेसिकली केमिकल का स्मेल रहता है। तो वहाँ पे वो बिल्कुल एक्सेप्ट करते नहीं है यूएस यूरोप में। तो वो एजो फ्री ही प्रिंट देना पड़ता है, एजो फ्री डाई देना पड़ता है। एजो फ्री डाई मतलब अभी नेचुरल कलर जूट का ब्राउन होता है, अगर कोई ब्लैक बोलेगा कोई वाइट बोलेगा, तो ये सारे डाई करने के बाद कलर आते हैं। तो वो भी एजो फ्री डाई होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है हर टाइम कस्टमर ये मेंशन करेगा। बट कस्टमर को पता हो पता ना हो, हमको वो फॉलो करना है और हमको क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट में देना है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, दैट्स इट। लॉजिस्टिक का मतलब कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि आपके क्वांटिटी है, कुछ स्मॉल में भी रहते हैं, कंटेनर में भी रहते हैं। बहुत बड़े कंटेनर तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी हो तो कैसे, लॉजिस्टिक के चैलेंजेस क्या आते हैं आपके? अभी कैसा है ना, एक तो हमने हमारा ऐसा क्वांटिटी रखा है कि जो हम लोग ओशन से ही भेजते हैं। यस। क्योंकि 2000 अगर क्वांटिटी होगा तो जनरली बॉक्स पैकिंग होता है, एक बॉक्स में 50 पीसेस आते हैं। तो 2000 क्वांटिटी है तो 40 कार्टून्स हो गए, जो ठीक ठाक क्वांटिटी होता है फॉर एनी फ्रेट फॉरवर्डर। बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे कोई ऐसे बहुत सारी इंक्वायरी डेली आती है हमारे पास, हमको 100 पीसेज चाहिए, हमको 200 चाहिए, वो तो हम लोग डेली छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो कोई करता नहीं है, करने वाले तो वो भी करते हैं। वो बाय एयर से भेजना पड़ता है, एयर फ्रेट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यस। एयर फ्रेट इतना एक्सपेंसिव है कि जूट बैग का ऑर्डर का जो प्राइस है, मतलब जूट बैग के प्राइस के बराबर वो एयर फ्रेट हो जाता है। तो वो कन्विंसिंग लगता नहीं है एक्चुअली कि मतलब उतना एक्सपेंसिव करके उसको बेचना। तो इसके लिए हम लोग ने हमारा एक एमओक्यू रखा है,
अभी फ्रेट फॉरवर्ड जो रहते हैं ना, वो तो ठीक है, चलो मतलब अभी छोटा क्वांटिटी भी कर लेगा एलसील शिपमेंट में। बट इसमें एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी ये होता है ना कि शिपमेंट छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके लिए जो भी चीज़ें करनी है वो सारी तो सेम ही है। तो हम लोग कस्टमर को भी यही समझाते हैं व्हेन दे वांट टू ऑर्डर स्मॉलर क्वांटिटी, की अभी रिसेंटली भी ऐसे हो गया कि ऑस्ट्रेलिया का अभी हमारा शिपमेंट रेडी पड़ा है 1 महीने से, वो पिक नहीं हो रहा है। दे ऑर्डर्ड ओनली 800 पीसेस। उनको हमने बहुत समझाया है कि आप छोटा शिपमेंट भी लोगे, वो फर्स्ट टाइम उनका इंपोर्ट था बेसिकली, आप छोटा शिपमेंट लोगे तो उसके लिए आपको उतना ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जितना बड़ा शिपमेंट के लिए होता है। तो हम लोग तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला ठीक है लॉजिस्टिक हम लोग हैंडल कर लेंगे, आपसे बना के रेडी रखना। अब वो बन के रेडी है, 1 महीना हो गया, वो लोग पिक नहीं कर पा रहे बिकॉज लॉजिस्टिक के काफी चैलेंजेस है, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्ड इतने छोटे क्वांटिटी के लिए हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि उनका कुछ प्रॉफिट उसमें छुपता नहीं है, तो वो क्यों उसको ये करेगा। Yes. तो डेफिनेटली लॉजिस्टिक के चैलेंजेस होते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ काम करना पड़ता है। बहुत टाइम ये होता है ना कि जो नए नए बिजनेस में होते हैं वो ये बात नहीं समझते, एंड एक जोश होता है कि जो ऑर्डर आया कर लेंगे, एंड देन वो ऑर्डर होने के बाद फिर रियलाइज होता है कि अरे अब तो लॉजिस्टिक का कैसे मैनेज करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने से पहले ही उनको अपना एक एजेंट पकड़ के रखना पड़ेगा, उससे सारी बात करनी पड़ेगी, उससे ये भी बात करनी पड़ेगी कि अगर छोटी क्वांटिटी होगा तो क्या, कस्टमर को भी समझाना पड़ेगा छोटी क्वांटिटी होगा तो क्या चैलेंजेस है, और फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो फ्रेट फॉरवर्डर अभी हमने क्या है ना, हमने एटलीस्ट 3 फ्रेट फॉरवर्डर हमारे हैं, 3। तो Oh, हम हमारे पास जब कभी इंक्वायरी आती है हम तीनों से रेट लेते हैं, तीनों में से जो बेस्ट रेट देता है वही हम लोग कस्टमर को फॉरवर्ड करते हैं। अब इसमें ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई भी एजेंट मिला, कोई भी फॉरवर्डर मिला, कम रेट मिला तो उसको दे दो माल। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं अगर ऐसे सिर्फ प्राइस पे जाएंगे। तो हमको पहला देखना है कि फ्रेट फॉरवर्डर का हिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए, उनका अगर मल्टीपल कंट्रीज में ऑफिस होगा तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बहुत एजेंट ऐसे रहते हैं ना कि उनका एक छोटा सा ऑफिस होता है, इंडिया में भी कहीं पे ऑफिस होता नहीं है, एंड फिर माल लेते हैं और उनको ही पता नहीं होता है कि माल गया कहाँ, कौन से वेसल में गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। क्योंकि बहुत टाइम तो ऐसे ही होता है ना कि हम लोग हमारा बीएल के अगेंस्ट बैलेंस पेमेंट लेते हैं, तो माल तो निकल गया, हमको हमारा बैलेंस पेमेंट आ गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भले मेरा पेमेंट मुझे तो आ गया, लेकिन जब तक मेरा माल कस्टमर के हाथ में नहीं जाता है तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो कस्टमर के साथ रिलेशन भी बना रहेगा एंड रिपीट ऑर्डर्स आएंगे। सो दैट इज हाउ इट इज। okay. मतलब लॉजिस्टिक का चैलेंज तो है क्योंकि चैलेंज है, क्वांटिटी। बट मतलब दे हैव टू मेक श्योर, दे हैव टू फाइंड प्रॉपर एजेंट्स, और फिर उनके साथ सारा मतलब पूरा प्लानिंग का खेल है, पूरा प्लानिंग करके रखेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या, मतलब बार डिफॉल्ट हो गया या फिर आपको पेमेंट ही नहीं आया या नहीं फिर नहीं क्वालिटी में पेमेंट कुछ इशू नहीं। हुए हाँ इसलिए उन्होंने क्वालिटीज मांगी क्वालिटीज जेन्युइनली। का इश्यूज का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, बट डिफॉल्ट हो गया, पेमेंट नहीं मिला, ये तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमारे पेमेंट टर्म्स हमने बहुत स्ट्रिक्ट रखे हैं। हम लोग एडवांस के बिना काम नहीं करते, तो एडवांस तो लेते ही लेते हैं, और बैलेंस जो होता है वो हम लोग बीएल के अगेंस्ट लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा जब वेसल निकल जाता है, बीएल का जब ड्राफ्ट आता है, तब हम लोग बैलेंस पेमेंट लेते हैं और फिर बीएल देते हैं। आई होप कि अभी जो भी लोग सुन रहे हैं उनको बीएल क्या है पता होगा, बिल ऑफ लेडिंग होता है। बीएल के बिना वो लोग उनका माल वहां पे छुड़ा नहीं सकते, तो उनको हाथ में जब तक बीएल नहीं मिलता है तब तक बायर को माल नहीं मिल सकता है। तो ये इसके लिए बायर के लिए वो एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हमको हमारा पेमेंट लेना होता है। तो जब पेमेंट बैलेंस हमको मिल जाता है तब हम लोग वो बिल रिलीज करते हैं कस्टमर को। तो अभी हमने हमारा अभी बहुत टाइम ऐसे आड़े टीड़े हमको इंक्वायरीज या ऑर्डर्स आते हैं। एक दुबई का कस्टमर था, उसका बेसिकली ऑर्डर ऐसा था, 3 कंटेनर का ऑर्डर था। तो उसका कहना ये था कि हम लोग एडवांस तो 25% दे देंगे, बट बैलेंस पेमेंट है वो बीएल के अगेंस्ट नहीं देंगे। हम लोग पहला आपका कंटेनर हमारे यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा कंटेनर का ऑर्डर देंगे,
और दूसरा कंटेनर का ऑर्डर देने के बाद पहले का बैलेंस हम लोग रिलीज करेंगे। ओके। तो अभी इसमें कैसा था ना कि एक बड़ा पूरा एक कंटेनर का रिस्क हमारे सर पे था। यस। अभी मान लो कि बायर ने एक कंटेनर का माल रख लिया और नेक्स्ट कंटेनर का ऑर्डर दिया ही नहीं, तो क्या? तो मतलब ऑर्डर तो बड़ा था, 3 कंटेनर का ऑर्डर था। बट ऐसा नहीं कि हमने टेम्प्ट होके हमारे जो टर्म्स है उसको बाजू में रख के आड़ा टेढ़ा ऑर्डर उठा लिया। ऐसा करने से डेफिनेटली लोग मतलब बिजनेस से नहीं, जिंदगी से ही उठ जाते। तो हमको ऐसे बेसिकली टेम्पटेशन के पीछे जाके आड़े टेढ़े ऑर्डर्स उठाने नहीं है। रात को नींद अच्छे से आनी चाहिए, ऐसे ही सेफ ऑर्डर्स उठाने चाहिए। थोड़ा धीरे जाएंगे बट ऐसा ऐसा बिजनेस करेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा रिस्क ना हो। मतलब बिजनेस इज ऑलवेज रिस्क, बट उतना भी रिस्क नहीं लेना है कि मतलब बस ऑर्डर मिला है तो कैसे भी किसी भी टर्म्स पे उठा लो। आपने और एक सवाल किया कि क्वालिटी की वजह से कुछ रिजेक्शन हुआ क्या। तो हाँ, एक हमारा 25 लैक्स का ऑर्डर था यूएस का। उसमें कुछ मल्टीपल आइटम्स थे। तो हमारा जो एक सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब एक जितने भी प्रोडक्ट्स है हम लोग प्रॉपर वो सैंपल दिखाते हैं, सैंपल भेजते हैं, अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या हो गया ना, उनको थोड़ी अर्जेंसी थी। तो एक आइटम सिर्फ हमारा एक्चुअली रेडी नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला कि जो रेडी हो गया है भेज दो। तो हमने बाकी भेज दिया, उसका अप्रूवल आया। तो जो लास्ट आइटम बचा था उसका हमने उनको फोटो वीडियो दिखा के अप्रूवल ले लिया। ओके। अब हुआ यूं कि जब माल पूरा रेडी हो गया तब जाके एकदम से उनको मतलब उनके टीम में से किसी ने नोटिस किया कि अरे ये तो प्रिंट जो है, बेसिकली वो एक सैग बैग थी। तो प्रिंट हम लोग जनरली प्रिंटिंग सेंटर में करते हैं, बाकी सबका भी सेंटर में था। तो उसका जो प्रिंटिंग है ना वो थोड़ा सा सेंटर से 1.5 इंच नीचे चाहिए था। और वो हमारे उन्होंने बोला था, ऐसे नहीं कि उन्होंने बोला नहीं था, बट वो जब हमने उनको सैंपल दिखाया उन्होंने भी नोटिस नहीं किया, हमने भी नोटिस नहीं किया, दोनों के दिमाग से छूट गया। एंड उनको जब तक ध्यान में आया तब तक माल तो वेसल में चढ़ चुका था, मतलब वेसल निकल चुके थे, तो ओके। हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। तो वो 2.5 लैक्स उन्होंने बोला अभी क्या करने का। अभी कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर है, हर साल लेता है। अब इसमें इतना भी बड़ा मार्जिन नहीं होता है एक्चुअली। 25 लैक्स मतलब उसमें 2.5 लैक्स तो एक बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो भी यस। हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग छोड़ देंगे वो अमाउंट को। तो हमने उनको बोला कि उसका पेमेंट छोड़ दो करके। और फिर तो कैसे हो गया ना, कस्टमर के साथ एक रिलेशन ये हो गया। कस्टमर को ये नहीं लगा कि इन्होंने अभी हाथ खड़ा कर लिया करके। तो ऐसे भी होता है कि हम लोग कितना भी केयर लेंगे किधर ना किधर कुछ ना कुछ, बेसिकली वी आर इनटू कस्टमाइज ऑर्डर, तो ये रिस्क तो ऑल टाइम रहता है कि कहीं पे थोड़ा भी इधर उधर हो गया। अभी जैसे हमारा, अगर मान लीजिए गसेट है, गसेट मतलब जो टेप टेप, वो अगर 5 इंच है और हमने 4 रखा, 4.5 रखा। अब किसी का अगर कुछ बॉक्स जाने वाला है और वो बॉक्स अगर हम उन्होंने 5 बोला, हमने 4 रखा, बॉक्स अंदर गया ही नहीं, तो पूरा शिपमेंट उनके कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो यस। इसके लिए ये बहुत केयरफुली हर चीज़ करनी पड़ती है। कस्टमाइज ऑर्डर इज ऑलवेज अ रिस्क, और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही वो पूरा स्मूथली होने लगता है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क होते हैं, रिजेक्शन होते हैं, बट आफ्टर ऑल इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में हमको कुछ 19-20 होता है तो रेडी रहना पड़ता है, कुछ लॉस उठाने के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। तो ऐसे कुछ ना सर ये कुछ फ्लक्चुएट जूट होते बैग का रहता है। ऑर्डर, हाँ जूट जी। बैग। सर क्वेश्चंस हम जूट में। लास्ट में लेंगे, हाँ एक हाँ थोड़ी। हाँ, हाँ। नहीं लेकिन ये मिस हो जाएगा मैम। हाँ, दिस बोलिए एक्चुअली ना, नॉट, हाँ पूछिए। हम्म। दिस प्रोडक्ट वाज जूट बैग, जूट जो बैग, आपने भेजा था। जूट बैग, जूट बैग है। अभी ओके। मैं जितना बात कर रहा हूँ कम्प्लीटली जूट बैग के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हाँ। राइट। तो ये ऐसे कुछ मतलब इंसिडेंट्स होते हैं, तो बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है। बट ठीक है, मतलब बिजनेस है तो वो थोड़ा संभालना पड़ता है। और एक्सपोर्ट है तो कैसा है ना, कस्टमर इधर मुंबई पुणे जैसा बाजू में नहीं बैठा है। यस, तो हम फिर ये वापस कुछ, लाके दूसरा भेज हाँ, देंगे। मतलब हम लोग वापस तो ला ही नहीं सकते, उसको छोड़ना पड़ता है माल वहाँ पे। अभी 1.5 इंच अगर प्रिंट थोड़ा सा नीचे गया है तो आई एम श्योर कि उन्होंने उसको फेंका तो नहीं रहेगा, यूज तो किया ही होगा। बट यस। हमने तो पूरा छोड़ दिया वो माल को। तो ऐसे होता है। तो डिसीजन अपना रहता है क्या करना है क्या नहीं रहता है। या तो चले हम
क्वेश्चन लेते हैं अब। तो हैंड रेस कीजिएगा और हम एक एक क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं। सर ये क्वेश्चन रिलेटेड टू मैम, हैंड रेस की और कोई है मयूर में? बोलिए। जी जी बोलिए सर आप। अच्छा, ये हाउ फार दिस जूट बैग इज फिजिबल फॉर इंडिया कॉस्ट वाइज? हम लोग समझा नहीं, मतलब क्या फिजिबिलिटी? इफ आई वांट टू गिव इंडिविजुअल आइटम एज अ गारमेंट, मैं हाँ उसके लिए अगर इफ आई एम लुकिंग फॉर सम जूट बैग, हाँ बिकॉज वी आर अ बिट एनवायरमेंट हाँ, मतलब आपको कॉशियस। आपको आपके गारमेंट उसमें डाल के देने हैं क्या? हाँ। हाँ, तो जनरली ऑन एन एवरेज उसकी प्राइस 70 to 90 रुपीज़ के बीच में जाती है, साइज के हिसाब से, प्रिंटिंग के साथ। तो मिनिमम क्वांटिटी 1000 है, तो एक पर ऑर्डर एवरेज प्राइस पकड़ लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ तक जाता है उसका टोटल बिलिंग। अच्छा, 70 to 90 रुपीज पर बैग। पर पैक, यस। तो इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी और इंडिया में जो प्रॉपर हम लोग जैसे गनी बैग्स भी जूट का ही रहता है, तो वो गनी इसका बैग ये थोड़ा कॉस्टिंग। सा डिफरेंट हो गया। गनी बैग थोड़ा कॉर्स रहता है, मतलब गनी बैग्स बनाने वाले कंपनीज अलग होती है, हैंड बैग्स बनाने वाली कंपनी अलग होती है। सेकंडली, गनी बैग का रॉ मटेरियल और हैंड बैग का रॉ मटेरियल भले जूट है, लेकिन जूट की क्वालिटी में फर्क आता है। उसमें गनी गनी बैग के रॉ मटेरियल से हैंडबैग नहीं कभी बनता है। हैंडबैग्स का जो फैब्रिक होता है ना, वो टोटली अलग होता है। और बाकी आप बात करोगे कि उसमें कुछ चिपर क्वालिटी आती है क्या, तो डेफिनेटली आती है, बट ऐसा नहीं कि 70 का आपको 40 में मिल जाएगा आपको, और एक 15-20 रुपए नीचे मिल सकता है। बट अगेन वही है कि मतलब जैसा मैंने बोला कि कुछ लोग मिनरल बॉटल मेल्ट करके उसका लैमिनेशन करते हैं, तो वो 2-3 महीने में पपड़ी जैसा निकल जाएगा, आपका प्रिंट किया हुआ निकल जाएगा। तो फिर आप जो चीज़ 1 साल चलने वाली है वो 2-3 महीना चलेगी, तो उतना स्पेंड करके कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग तो रेकमेंड नहीं करते, बट लेने वाले भी है, देने वाले भी है। तो इंडिया का मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट डिफरेंट लाइक करता है। गेटिंग सर अ सिंगल शर्ट फिजिबल आई सपोज नहीं होगा फिर। हाँ, उसमें मैं जनरली रेकमेंड क्या करता हूँ ना, अभी हमारे पास बहुत सारे स्वीट शॉप वाले, मिठाई वाले भी आते हैं, जी। तो 5-5 हजार 10-10 हजार पीसेस मांगते हैं। और जब प्राइस सुनते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने उनको रेकमेंड ये किया कि आप 5 हजार मत लो, आप 500 लो। यू स्टार्ट विथ 500, और आपके जो प्रीमियम कस्टमर है उनको दो। क्या होता है ना, जूट बैग का एक ब्रांड वैल्यू है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है पैकिंग के लिए। कॉटन बैग है, पॉली कॉटन बैग है, मतलब आपको लिटरली 8 से 9 रुपए से लेके बैग्स अवेलेबल है मार्केट में आज ट्रू लेने ट्रू के ट्रू। लिए। करेक्ट है। बट जो सस्ता है वो बहुत लोग देते हैं, तो उसका कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो जिसको अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है वो जूट बैग के लिए जाता है। एंड सेकंडली, जूट बैग 1 साल तो चलता है। अभी हम लोग भी यूज करते हैं, तो मतलब 1 साल तक तो कुछ नहीं होता है उसको, अगर अच्छा क्वालिटी का होगा तो 70 to 90 रुपीज जो भी कंपनी स्पेंड कर रही है पर बैग, दैट इज फॉर अ कंप्लीट 1 ईयर। तो वैसे देखेंगे तो वो काफी वर्थ हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं थोड़ा लाइफस्टाइल का एग्जांपल देता हूँ। लाइफस्टाइल पहले क्या करता था, लाइफस्टाइल पहले वॉच देता था, उनके उनका एक कुछ मेंबरशिप था। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने हमसे बात की कि हम लोग जूट बैग देंगे। तो हमने लाइफस्टाइल को 40,000 बैग्स दिया। वो उतना इतना हिट हो गया है ना कि उनका मतलब काफी मेंबर बढ़े व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग जूट बैग्स। तो मतलब वो डिपेंड करता है, वो अपना अपना पर्पस के हिसाब से और अपना अपना बजट के हिसाब से। एनी अदर क्वेश्चन? सर मैं पहले हाँ, कहना चाहूँ कि आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो बता दीजिए ताकि लोगों को आइडिया। प्रोडक्ट्स का तो पहला तो हैंडबैग, कस्टमाइज। कस्टमाइज जब मैं बोलता हूँ तो उसमें कस्टमर जो साइज चाहेगा, जो प्रिंट चाहेगा, दैट वी मेक एज पर द कस्टमर चॉइस। तो ये बैग्स बेसिकली हम लोग कॉरपोरेट को सप्लाई करते हैं। सो दीज बैग्स आर कॉल्ड एज अ शॉपिंग बैग और प्रमोशनल बैग। प्रमोशनल कस्टमर प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अल्के वो वेलकम को दिया है आपने? हाँ, किसको? अल्केम। हाँ, अल्केम को 4 साल पहले दिया था, अभी रिसेंटली तो नहीं दिया है।
बट काफ़ी मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स को दिया है हम लोग। ओएनजीसी में रजिस्टर्ड वेंडर है, इंडियन ऑयल में रजिस्टर्ड वेंडर है, बीआरसी में रजिस्टर्ड वेंडर है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने हम पे राज किया वो आज हमारा क्लाइंट है, जो लंदन में बैठे। इस्कॉन टेम्पल हमारा ग्रेट। क्लाइंट है 7 साल से। देन टीजेएसबी बैंक अगर आपको पता होगा तो उन्होंने 1 लाख पीसेस लिया था। तो ऐसे कस्टमर्स तो काफ़ी है और पोटेंशियल भी है उतना। तो एक प्रमोशनल बैग हो गया। देन आते हैं फैंसी बैग्स, मतलब अभी किसी के घर पे फंक्शन है, वेडिंग हो गया, वेडिंग में आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग है या कुछ भी देना है तो हाथ में नहीं देते वो, कुछ तो उनको चाहिए डाल के देने के लिए, जूट बैग देते हैं, इको फ्रेंडली है। तो फैंसी मतलब अभी वेडिंग में कोई लोगो वगैरह डाल के तो देगा नहीं, तो वो कुछ वेडिंग से रिलेटेड जो भी डिजाइन होगा वो प्रिंट करवाएगा। वो भी कस्टमाइज ही हो गया, बट प्रिंट हम लोग लोगों नहीं कर रहे, प्रिंट उनके हिसाब से उनको जो चाहिए वो कर रहे। तो वो एक फैंसी बैग्स हो गए। कुछ डिजाइनर बैग्स हमने डेवलप किए हैं। वो हम लोग छोटे क्वांटिटी में देते हैं। प्लेन बैग देते हैं, फाइल फोल्डर्स बनाते हैं, लैपटॉप बैग्स बनाते हैं। तो बेसिकली जूट में तो जो जो बनता है वो हम लोग बना के देते। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हमारे पास नहीं है लेकिन कस्टमर बोलता है ये बना के चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को पॉसिबल करके देते। तो बट हमारा मोस्टली जो है जूट में ही है, कॉटन में भी करते हैं क्योंकि स्टिचिंग मशीन सेम होती है, सिर्फ सेटिंग अलग होती है। तो किसी को अगर कॉटन बैग चाहिए तो वो भी देते हैं। तो ऐसे सर एक जूट और डेमो कॉटन दिखा बैग सकते हैं दोनों में क्या आप? करते हैं। हाँ सर। आपने जूट बैग का, आप एक डेमो दिखा सकते हैं क्या कॉल पे? जस्ट दिखा सकते हैं डेमो। बैग कैसा दिखता है, बिकॉज अभी तक बहुत सारी बातें हो रही हैं बट हाँ थोड़ा माइंड हाँ में सर, पिक्चर नहीं बन रही। 1 मिनट रुके, एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। हाँ 1 मिनट। ये जूट बैग है मेरे को। ओके। ये जूट बैग है, ठीक है, ये उसका हैंडल है, ये उसका, इसका दफेड़ में अलग बोलते हैं। अलग साइजेस होते हैं, राइट? हाँ इसमें फिर जो साइज चाहिए वो आवाज हो नहीं आ जाए। रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट। अभी आ रहा है? कैन यू यस। हियर मी? हाँ। हाँ आ रहा है ना सबका आवाज? कम आ हाँ रहा तो है ये थोड़ा। कम आ रहा है। ठीक है। हाँ अभी आ रहा है? जी। हाँ। तो बेसिकली अभी ये जो साइज है ये 16x14 साइज है। तो ऐसे ही जो कस्टमर साइज बोलेगा वो हम लोग बना के दे सकते हैं। अभी ये आड़ा बैग है, कोई बोलेगा वर्टिकल बैग चाहिए तो वर्टिकल बनेगा, कोई बोलेगा जीप चाहिए तो जीप होगा। और ये नेचुरल कलर है बेसिकली। नेचुरल का मतलब हो गया कि ये कोई डाई किया हुआ नहीं है। अदरवाइज आप लोग ने देखा होगा मार्केट में रेड मिलता है, येलो मिलता है, ब्लैक मिलता है, तो वो सब डाई करने के बाद फिर वो कलर आ जाता है। अभी एक्सपोर्ट में ज्यादा करके नेचुरल ही जाता है, बिकॉज डाई इज नथिंग बट द केमिकल। तो एक्सपोर्ट में वो प्रिफर नहीं करते। इंडिया में तो वो सब चलता है, उनको थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला चाहिए रहता है, तो इंडिया में डाइड भी लेते हैं, बट एक्सपोर्ट में मोस्टली नेचुरल ही जाता है। तो सर डीमार्ट में जो बैग देते हैं लोग ग्रे कलर का, आपने देखा होगा। वो पॉली कॉटन होता है, वो बहुत सस्ता होता है बेसिकली। पॉली कॉटन मतलब कॉटन में पॉलिस्टर मिक्स रहता है। पॉलिस्टर रहता है, राइट। हाँ तो वो डिमांड का हमारे पास भी इंक्वायरी आया था। बेसिकली वो 14 रुपए में बैग लेते, 16 में 14 बेचते हैं रुपए वो। परफेक्ट। हाँ हाँ। परफेक्ट, या। तो 5 लाख पीसेस मंथली लेते हैं वो लोग, बट वो एक हाँ। टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया। एक तो वो इको फ्रेंडली भी नहीं है क्योंकि नाम के लिए कॉटन होता है उसमें, मोस्टली तो उसमें पॉलिस्टर ही होता है। अब गवर्नमेंट ने पॉली के ऊपर बैन डाला है बट पॉली कॉटन के ऊपर डाला नहीं है, तो वो एक लूप होल है। तो फिर लोग चला रहे उसको लेके। बट एटलीस्ट वो बैग फेंका नहीं जाता, इसलिए मतलब इको फ्रेंडली ऑल्दो नहीं है, लेकिन वो फेंका नहीं हाँ जाता, जनरली उसको हाँ हाँ रीयूज किया हाँ। करते हैं लोग। करेक्ट है, मतलब जो प्लास्टिक रहता है सिंगल यूज, उसके मुकाबले तो हाँ। डेफिनेटली वो बेटर ही है। यस। हम्म। तो प्रतीक सर, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। Hello, sir. हाँ बोलिए Questions, like I have two, three questions. बोलिए। So, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे मतलब स्पेक क्या होता है हम्म जूट बैग्स में, और सर्टिफिकेशंस होते हैं क्या? और हम्म आपने बताया कि चाइना का प्राइस बेसिकली डबल है, बट वेस्ट हम्म बंगाल और बेसिकली बांग्लादेश कॉम्पिटिटिव है हमारे लिए, हम्म तो फिर प्राइस में हम्म। कितना वेरिएशन आता है?
ओके, अभी और पहला लास्ट तो क्वेश्चन ये है हाँ कि हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है, पहला उनका दो तीन लोगो क्वेश्चंस। हाँ एमओक्यू आपका हाँ, कितना? बोलिए बोलिए, आ रहा है। अभी आपको आ रहा है, सुनाई दे आ रहा रहा है? है, आ रहा है, आ रहा है। या सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक स्पेक एंड सर्टिफिकेशंस हाँ, क्या है? समझा। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश बेसिकली उनका प्राइस रेंज कितना वेरी करता है इंडिया से, बिकॉज हम्म हमारे कॉम्पिटिटर है तो। हम्म। और डोमेस्टिक मार्केट में आपका एमओक्यू क्या है और आप वाइट लेबलिंग करते हो क्या? सो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो स्पेसिफिकेशन का है, अभी जैसा मुझे पता नहीं ये वीडियो आपको यहाँ से कितना समझेगा, ये क्या होता है। आपने जूट बैग तो देखा होगा, उसमें छोटा छोटा ऐसा गैप होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वालिटी का मतलब ये होता है कि ये गैप जैसे वाइड होते जाता है, इसका मतलब वो लोअर क्वालिटी है। जैसे स्पेसिफिकेशन की वाइज बोलो तो हम लोग जो क्वालिटी यूज करते हैं उसको बोलते हैं 14-15 क्वालिटी। 14-15 का मतलब ये होता है कि पर स्क्वायर इंच में वो थ्रेड काउंट है। अब मान लो कि वो थ्रेड काउंट 13-13 हो गया, 12-12 हो गया, मतलब थ्रेड काउंट कम हो गया, मतलब उसका जो गैप है वो ऐसे बढ़ते जाएगा, वाइड होते जाएगा, तो वो लो क्वालिटी हो गया। सेकंडली, जैसा मैंने 2-3 बार बोला कि कुछ लोग जो मिनरल बॉटल है उसको मेल्ट करके उसका लेमिनेशन करते, तो वो एक, अभी हम लोग जो करते तो हम लोग लिख के देते हैं कि दिस इज वर्जिन लेमिनेशन, ये 85 ग्राम का लेमिनेशन है, तो वो जीएसएम का काउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो लेमिनेशन की क्वालिटी हो गई कि वो वर्जिन है। वर्जिन का मतलब ये हो गया ना कि वो प्योरली जो जूट बैग के लिए जो लेमिनेशन होता है उसकी फैक्ट्रीज अलग होती है। वो स्पेशली लेमिनेशन वही करते हैं जो जूट बैग के लिए होता है। देन जैसा मैंने हैंडल की क्वालिटी बोला, या फिर उसका जो स्टिचिंग थ्रेड होता है वो हम लोग मून क्वालिटी यूज करते हैं, एक्सपेंसिव होता है। फिर प्रिंटिंग में मैंने बोला कि एजो फ्री प्रिंट होता है। तो यही स्पेसिफिकेशन हो गए। तो ये वैसे देखेंगे तो कोई बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। ये 4-5 पॉइंट्स भी अगर हम लोगों को पता होंगे तो आप राइट सप्लायर से उसको बाय कर पाएंगे, और कस्टमर को जब दोगे कस्टमर को भी विद सेम स्पेसिफिकेशन हम दे पाओगे। तो ये कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गए। उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन बेसिकली ऐसा कोई जूट के लिए नहीं होता है, बट जूट बैग लैब में डाल के टेस्ट की जाती है फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है ना, मैंने अभी बीच में बोला था कि कुछ दिल्ली के जो सप्लायर्स है वो बनाना थ्रेड यूज करते हैं उसमें, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। बेसिकली बैग होते हैं तो वो वेट कैरी करने के लिए होते हैं। अब बैग अगर वेट कैरी कर नहीं पाएगा तो फिर ऑब्वियसली वो लो क्वालिटी का हो गया। तो इसके लिए अभी लाइफ स्टाइल को जो मैंने बोला था, लाइफ स्टाइल ने हमारे हमारे पास डायरेक्टली 40,000 पीसेस का ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने पहला कुछ 2-3 हज़ार पीसेस का ऑर्डर दिया था, और उन्होंने बैग लैब में डाल के हमको बिना बताए टेस्ट किया था। जब उनको समझा कि ये जो लोग लिख के दे रहे बोल रहे वही टेस्ट रिपोर्ट में आ रहा है, तो उसके बाद ही उन्होंने वो बड़ा ऑर्डर हमारे पास दिया। तो टेस्टिंग के लिए लैब्स होते हैं, और वो लैब में टेस्ट किया भी जाता है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं। आ, बाकी तो सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो वो फैक्ट्री के लिए होते हैं, ना कि प्रोडक्ट के लिए, कि फैक्ट्री में क्या प्रोसेस है, लेबर चाइल्ड तो नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर वो सब सेफ्टी है कि नहीं। बट वो एक अलग कहानी हो गई, वो उसके सर्टिफिकेट्स अलग होते हैं, उनका खर्चा भी बहुत होता है। फिर उनका क्वेश्चन था कि प्राइसिंग के बारे में, बांग्लादेश और हमारा प्राइस प्राइस वाइज बांग्लादेश और हम लोग दोनों लगभग सेम ही है। उतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत क्वालिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, बट अदरवाइज हमारा प्राइस बांग्लादेश का प्राइस लगभग बराबर है। एंड उनका लास्ट क्वेश्चन था एमओक्यू को लेके। तो डोमेस्टिक का एमओक्यू उन्होंने पूछा था। डोमेस्टिक का हमारा एमओक्यू 1000 पीसेस है, एक्सपोर्ट का हमारा एमओक्यू 2000 पीस है। तो ऐसे हमारे दोनों के अलग अलग एमओक्यूज हैं। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। सचिन सर, या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, वुमन में एक्सपोर्ट करता हूँ सोहार मस्कत के ओके, लिए।
ओके, मैकेनिकल पार्ट का एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस है। मुझे वेरी ये गुड। पूछना था कि इसे हम और स्केल अप कैसे कर सकते हैं? कौन से बिजनेस को स्केल अप करना है आपको? एग्जिस्टिंग मैकेनिकल आपका जो पार्ट, है वो? हाँ, जो रिलेटेड टू योर बिजनेस, जैसे आपने पहली बार किसी एक कंट्री में किया होगा, फिर दूसरी, फिर हाँ, तीसरी, हाँ, हाँ। तो उस चीज में आप मुझे क्या हेल्प कर सकते हो, या स्केल फिर अप करने गाइडेंस? के लिए ना, मतलब जो मुझे क्या लगता है अभी, मतलब जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज की वो मैं बताता हूँ। अब मान लो कि हमने ऑलरेडी यूएस में किसी को दिया है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर सेटिस्फाइड है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई और यूएस से इंक्वायरी आ गई। अब इंक्वायरी आई है तो जरूरी नहीं है वो ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग उनको, जिसको ऑलरेडी दिया है उसका रेफरेंस देते हैं। और हम लोग उनको पूछ के उनका नंबर भी शेयर करते हैं, पूछ के, क्योंकि बाहर तो प्राइवेसी का बहुत रहता है, तो हम लोग डायरेक्टली किसी को किसी का नंबर ईमेल आईडी दे नहीं सकते। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है हम लोग उनको पूछते हैं कि ऐसा ऐसा और एक इंक्वायरी आया है जो हमें लगता है कि क्लोज होगा। बट अगर उन्होंने, उनको अगर आपसे बात करनी है, इफ डोंट माइंड कैन बी शेयर द नंबर, और वो अगर ओके बोलते हैं तो हम लोग उनका नंबर उनके साथ शेयर करते हैं। क्या होता है ना, रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस में। और अगर हमने एक कंट्री में एंट्री मारी है और अगर वहीं से कोई और इंक्वायरी आती है हमारे पास, तो उनको उसी कस्टमर का रेफरेंस दिया तो बहुत चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आपने एक से दो बनाए कस्टमर, दो से चार बनाए, तो ऐसा करते करते हम लोग एक पर्टिकुलर, इसके लिए अभी कैसा हो गया ना, हमारा कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में पेनिट्रेशन ज्यादा है, जैसे यूएस में कस्टमर ज्यादा है, यूके में कस्टमर ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में कस्टमर ज्यादा है, ओके। एंड गल्फ में भी हमने ज्यादा जो काम किया है वो दुबई में किया है। अभी कतर का हमारा हार्डली एक दो ऑर्डर हो गया, कुछ ज्यादा नहीं हुआ नहीं। सिंगापुर का भी हमारा हार्डली दो तीन ऑर्डर हो गया। मलेशिया में, लेकिन हमने क्या किया, मलेशिया में जब इनिशियली एक ऑर्डर मिला तो हमने उसका रेफरेंस जो नेक्स्ट इंक्वायरी है उनको दिया, फिर वो ऑर्डर लिया, फिर नेक्स्ट कस्टमर उनको, ये दोनों का रेफरेंस दिया। तो ऐसा करके मलेशिया में हमने अच्छा खासा बिजनेस किया। तो स्केलेबिलिटी का अपना अपना फंडा हो सकता है, अपने अपने स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट हमारा यही है कि हम लोग मतलब इस तरीके से उसको स्केलेबल करते हैं। और मतलब ओके। इन कुछ, शॉर्ट हाँ, आपने फीडबैक बताए। करेक्ट है, करेक्ट है। आपके जो कस्टमर रहे हैं उनका हाँ, सेटिस्फेक्शन होना जरूरी हम्म। है, और उसी हिसाब से आपने फीडबैक शेयर किया है। मतलब बहुत टाइम क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ वेबसाइट पे डालते हैं टेस्टिमोनियल ये वो, बट वो आजकल ऐसा होता है कि लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं रहता है, कोई कुछ भी लिख के डाल सकता है। बट हम लोग अगर सीधा कस्टमर का रेफरेंस देंगे तो वो एकदम जेन्युइन टेस्टिमोनियल जैसा हो जाता है कि हाँ, मतलब ये सच बोल रहे, इन्होंने इनको सप्लाई किया है एंड दे आर सेटिस्फाइड। तो कस्टमर ज्यादा नहीं सोचता है, फिर वो बहुत इजीली ऑर्डर मिल जाता है हमको। तो मुझे लगता है आप भी यही स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और एनीथिंग कोई, एल्स? आई थिंक चैट में किसी ने एक फोटो शेयर किया है, हाँ, उन्होंने उस बैग के बारे में कुछ पूछा है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ संजय जी, ये बैग हाँ, है जो मोस्टली ग्रॉसरी के लिए यूज करते हैं। हाँ, मतलब हमारी लोकेशन इज कनाडा नो, बट जहाँ तक मैंने ओके। यहाँ देखा कि मोस्टली जो वॉलमार्ट बड़े बड़े शॉप्स है, ये हर जगह ये तो जो सर प्लास्टिक आपने बैग रेड बंद है। कलर का बैग भेजा है उसके बारे में बात कर रहे हो आप? यस। हाँ करेक्ट। हाँ, ओके, ये कॉटन का लग रहा है बट मुझे। हाँ ये मतलब दिस मोस्टली मैं यही बैग देखता हूँ हर जगह। हाँ, तो दिस इज सिमिलर टू योर प्रोडक्ट, और ये क्योंकि जो आपने नहीं जूट बैग नहीं बताया नहीं ना। ये बेसिकली तो कॉटन है। अब कॉटन का एक थोड़ा अलग कहानी है। कॉटन का प्रॉब्लम क्या है, आ, जैसा मैंने जूट का बोला कि जूट में हमारी इंडिया की मोनोपोली है, और उसमें हम, हमारे अलावा बांग्लादेश है। तो वर्ल्ड में ऐसे दो ही प्लेयर्स है, या और कोई दो तीन कंट्री जो छोटा छोटा लेवल पे करती होगी। कॉटन कैसा है ना, कॉटन इंडिया में ही हर स्टेट में बनता है, और इंडिया के अलावा चाइना में होता है, यूएस में भी होता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब कॉटन का डिमांड भी ह्यूज है, लेकिन उसमें सप्लायर भी बहुत है। एंड फिर वो कॉटन का एक अलग है। अभी कॉटन में हम लोग उतना, हमारा कोर प्रोडक्ट कॉटन नहीं है, हम लोग कॉटन तो करते भी नहीं थे, लेकिन बहुत टाइम ऐसे होने लगा कि हमारे कस्टमर से, सेटिस्फाइड कस्टमर से, उनको कॉटन बैग चाहिए और उनकी इंक्वायरी आती थी, हम लोग मना करते थे, तो वो लोग बोलते थे अभी हम लोग मतलब और कहाँ लेने जाएंगे, तो आप ही करके दो। तो फिर ऐसे हमारी एंट्री कॉटन में हो गई। तो
कॉटन हम लोग करते ही है ऐसा नहीं है, या हमारा बहुत फोकस रहता है ऐसा भी नहीं है। अगर आता है तो करते हैं, बट हमारा ज्यादा करके फोकस जो रहता है वो जूट के ऊपर ही रहता है। आपने जो फोटो भेजा है वो कॉटन बैग है, और वो डाइड कॉटन है, डाई किया हुआ कॉटन करेक्ट। है। हाँ, तो वो मिल जाएगा, वो तो कहीं पर भी मिल जाएगा। कॉटन का कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है कि कहाँ पे मिलेगा कैसे मिलेगा। जूट का थोड़ा रहता है, बिकॉज होल इंडस्ट्रीज मतलब कोलकाता या वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश उसी एरिया में वो ज्यादा करके है। अच्छा संजय जी, मुझे थोड़ा सा इनपुट ऐड करना था। जहाँ तक मैं हाँ यहाँ पे मॉल में घुमा हूँ, हाँ। मोस्टली वो जो पेपर बैग्स रिकमेंड करते हैं हम्म या हम्म थोड़ा सा दिस काइंड ऑफ, जो आप जूट हम्म। बैग बता रहे हो, दैट हाँ। इज समथिंग सम जो एक्सक्लूसिव शॉप होते हैं, मीन्स हम्म काइंड ऑफ जो बड़े वॉच और काइंड ऑफ दोज दे हम्म। आर गिविंग दिस काइंड ऑफ बैग्स। करेक्ट है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज ओनली हाँ। फॉर सम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, या थोड़ा सा आप इसके नहीं, बारे में बता वैसे तो सकते हैं? करेक्ट है। अभी पेपर बैग से कंपेयर करेंगे तो प्राइस तो कहीं पर भी कंपेरेबल भी नहीं है, क्योंकि पेपर बैग का प्राइस तो 5 रुपए से लेके 15 रुपीज तक आता है। बहुत हाई क्वालिटी का पेपर यूज किया तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपीज तक जाएगा। और जूट बैग का नॉर्मल प्राइस स्टार्ट होता है 60 रुपीज से, सो 60 to 90 रुपीज के रेंज में आता है, तो प्राइस में कंपैरिजन नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, TBZ जो ज्वेलरी का बड़ा ब्रांड है, आप सबको पता होगा, उनका 50,000 पीसेस का इंक्वायरी आया था। तो हमने सैंपल बनाया, सैंपल दिखाया, सैंपल अप्रूवल हो गया, वो ऊपर ऊपर तक मैनेजमेंट से अप्रूव होके ऊपर तक गया। जब वो एकदम MD के पास गया, तो MD ने उनको एक ही इंटरनली क्वेश्चन पूछा कि हम लोग इतना क्यों स्पेंड करें, मतलब 70 रुपीज किधर, और जो वो कुछ 10-12 रुपए का बैग ले रहे थे। अब ऑब्वियसली मीटिंग में मैं नहीं था, उनका इंटरनल मीटिंग था, उसमें क्वेश्चन आया था, तो मैं कन्विंस करने के लिए नहीं था, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को कन्विंस ऐसे किया है कि अगर वो पेपर बैग लेते हैं तो पेपर बैग उनके शॉप से लेके घर तक बस उतना ही उसका उसका जर्नी रहता है। तो वो डिस्टेंस के लिए वो स्पेंड करते हैं, जो भी 10-12-15 रुपए स्पेंड करते हैं। लेकिन जूट बैग ऐसे नहीं है, जूट बैग रीयूजेबल है, उसकी यूटिलिटी है, 1 साल तक चलता है। तो कोई भी स्पेंड करता है तो वो कंप्लीट 1 साल के लिए उसको स्पेंड कर रहा है, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। बड़े बड़े ब्रांड समझते हैं, बड़े बड़े ब्रांड से नहीं, मैं तो देख रहा हूँ आजकल तो छोटे छोटे कंपनीज भी वो देने लगी है। और उनके लिए भी हमने क्या किया है ना, भले हमारा मिनिमम क्वांटिटी 1000 है, बट हम लोग हमारे पास प्लेन बैग का स्टॉक रखते हैं जिसका मिनिमम क्वांटिटी ओनली 100 पीसेस रखा है हमने। तो उससे क्या होता है, वो प्लेन है, उसके ऊपर हम लोग कोई प्रिंट नहीं करते, तो कस्टमर हमसे लेके जाते हैं, किसी भी स्क्रीन प्रिंटर से प्रिंट करवा लेते, तो 100 बैग लेके उनका काम हो जाता है। अब एक बैग अगर 60-70 रुपीज का है, और हमने प्राइस भी रिजनेबल रखा है, मतलब हमने प्राइस वही रखा है जो 1000 पीसेस का प्राइस है, तो कस्टमर को एक रिजनेबल प्राइस में छोटा MOQ में वो बैग मिल जाता है, जो कि उनका एक ही हेडेक रहता है कि किसी स्क्रीन प्रिंटर से प्रिंट करो। बट वो उतना हेडेक लेते हैं तो उनके पास एक अपना ब्रांडिंग के लिए ऑप्शन हो जाता है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हो, वो गिफ्ट करते हो, कस्टमर के पास एक मेमोरी बन जाती है, और इन्होंने मुझे दिया। आफ्टर ऑल बिजनेस वैसे ही बढ़ता है, हम लोग गिफ्टिंग करते हो तो सामने वाला हमको याद रखना चाहिए, और वो याद रखता है जूट बैग आने के बाद। आप पेपर बैग दोगे तो कौन याद रखेगा, कोई याद नहीं रखता है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। ओके, जय पटेल, आप या क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ। हेलो सर। है, बोलिए। सर ये सब सेटअप करने में कितना कॉस्टिंग जाता है, और मतलब अगर किसी को नए एंटरप्रेन्योर हो तो उसको करने के लिए मतलब क्या इन्वेस्टमेंट लगता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इसके सेटअप करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। इसकी जो मशीन आती है, जनरली जुकी करके कंपनी है, उसकी मशीन मोस्टली अच्छी क्वालिटी की रहती है, जापानीज ब्रांड है। उसकी मशीन 50-60 थाउजेंड में आती है एक मशीन। अगर आपने 10 मशीन भी लगाया तो आपका 5 लाख में तो एक मशीन मशीन का तो सेटअप हो जाता है। अब बाकी ओके। आपको लगेगा कि जहाँ पे आप ये रखने वाले हो वो फ्लोर थोड़ा सा स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि ये मशीन क्या है ना, वाइब्रेट होती है। मतलब वाइब्रेशन से अगर आपका मान लो फ्लोरिंग में दम नहीं होगा, तो बहुत आवाज एको जैसा आएगा, आजू बाजू वाले कंप्लेंट करेंगे। तो इसके लिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो फ्लोरिंग है वो मोस्टली नए से बनाना पड़ता है। फ्लोरिंग आपका स्ट्रांग होगा तो आपका 10 मशीन डालो, 20 मशीन डालो, वो चलेगा।
और बाकी एक आपको प्रिंटिंग का टेबल चाहिए प्रिंटिंग के सेटअप के लिए। अब प्रिंटिंग टेबल और वो सेटअप भी आपका लगभग 20-25 हज़ार में हो जाता है। वो तो टेबल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना बड़ा टेबल लोगे उतना उसका प्राइस बढ़ेगा। पर इसके ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग का सेटअप भी उतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं होता है। मशीन का प्राइस तो मैंने बोला, मशीन बहुत टाइम आप जोकी की सेकंड हैंड भी ले सकते हो, जो 25-30 हज़ार में मिलती है। तो 25-30 हज़ार में लिया तो आपका 10 मशीन का तो हार्डली 3 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और आपका प्रिंटिंग विंटिंग मिला के मतलब 5 लाख के अंदर भी आपका ये प्रॉपर पूरा सेटअप हो जाता है। फिर बाकी रही बात लेबर्स की, तो लेबर लगेंगे। एंड बाकी ऐसा कोई इसमें बड़ा खर्चा नहीं, बाकी जो है वो सब छोटे मोटे ही खर्चे। ओके, तो उसके या बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए तो मतलब कोई लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, मतलब उसका प्रमोशन काउंसिल नहीं, एक्सपोर्ट तो के लिए आपके पास जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो वो तो है लगेगा। सर। हाँ बस, बाकी तो ऐसा कोई ये नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ये लाइन में जो भी कस्टमर्स है उनका भी एक एकदम रिक्वायरमेंट ऐसे रहता है कि हमको मतलब एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो अगर आप छोटे सेटअप में भी उनको दे रहे हो, बट ऑब्वियसली छोटा सेटअप होगा तो आप फिर बड़े ऑर्डर ले नहीं पाओगे, फिर वहाँ पे छोटे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, फिर वो अपने एक चैलेंजेस हो जाते हैं। तो इसके लिए बट डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल सेटअप स्मॉल ऑर्डर्स, एक कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको भी कस्टमर को भी। एंड धीरे धीरे आप मशीन बढ़ा सकते हो, पहले 10 मशीन लगाया, फिर और 10 मशीन ऐड किया, फिर 10 मशीन ऐड किया। तो ऐसा करके आपने अगर सेटअप एक्सपांड करते गए तो उसके साथ आपको ऑर्डर्स भी आते जाएंगे और एक्सपांड होते जाएगा। ओके, तो मतलब आपका मतलब फैक्ट्री मतलब विजिट करना और आपसे मिलना हो तो हाँ, हमारा ऑफिस मुंबई में है, फैक्ट्री कोलकाता में है, तो आपको जहाँ कहाँ आना है वहाँ आप आके मिल सकते हो। ओके, या ठीक है। और ये किसी को ऐसा कोई तो है। क्वेश्चन है? एनीवन एल्स? ऐसा ऐसा तो नहीं है ना सर कि मतलब आपका आपका फैक्ट्री कोलकाता में है, मुंबई में ऑफिस है, ठीक है, तो हाँ ये मैं हाँ गुजरात से हूँ तो मतलब यहाँ पे भी प्रोडक्शन करना हो तो कर सकते हैं क्या? हाँ, कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन हमने मुंबई में या मुंबई के आसपास प्रोडक्शन नहीं किया, उसके कुछ रीजंस थे। उसके रीजन सबसे पहला तो ये था कि रॉ मटेरियल तो हमको कोलकाता से ही लाना है, पहली बात। ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम ये था कि मुंबई में तो आपको पता है लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, और लेबर को ट्रेन करो रिटेन करो ये बड़ा चैलेंज था। मतलब जब मैंने भी सोचा कि मैं मुंबई या उसके आसपास में सेटअप लगाऊं। अब कोलकाता में क्या है, लेबर सस्ता है। दूसरा ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोलकाता में आपको 5 लेबर गए 10 लेबर मिल जाते हैं जिनको जूट बैग कैसे सिलाना है पता है। सो यू विल गेट स्किल्ड लेबर एट वेरी रिजनेबल प्राइस, जो कि मुंबई में पॉसिबल नहीं था। मुंबई हो गुजरात हो या एनीवेयर आउटसाइड कोलकाता, बड़ा चैलेंज ये हो जाता है ना कि लेबर को सिखाना पड़ता है, और सिखाने के बाद वो लोग जो स्टिचिंग मारते हैं और कोलकाता के लेबर जो स्टिचिंग करते हैं ना, उसमें डेफिनेटली डिफरेंस आता है, उनका स्टिचिंग का तरीका अलग होता है। इसके लिए मैंने देखा है कि कोलकाता के बाहर जो जो लोगों ने सेटअप लगाए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा लेबर भी कोलकाता से ही लेके आ गए, उनका रहने का अरेंजमेंट कर दिया, खाने पाने पीने का अरेंजमेंट कर दिया। तो जो लोगों ने वैसा किया वो लोग तो अच्छा मतलब बिजनेस कर पा रहे, बट वो जिन्होंने नहीं किया वो स्ट्रगल कर रहे। तो वो हम यही लोग। ये यही हाँ प्रॉब्लम आएगा ना सर, क्योंकि हाँ। यहाँ से कोलकाता का सेटअप करने में अपना जाना हम्म। जाना वो सब थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। नहीं, ये बात आपकी सही है। अब मेरा कैसे था ना कि फॉर्चुनेटली कोलकाता में मेरे रिलेशंस काफी अच्छे बन गए थे, सारा रिलेशन का ही खेल है बिजनेस तो मतलब अभी कैसा है ना कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं तो वो मेरे एम्प्लॉय जैसे नहीं है, वी आर लाइक फैमिली। हम लोग फैमिली जैसे ही है, वो लोग अपना मतलब आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि वो मतलब मेरे एम्प्लॉय है, वो इस तरीके से काम करते हैं। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे और आप उनको लेके अगर काम करोगे तो फिर वो इजी हो जाता है। वरना फिर वो सिर्फ अभी मेरा मतलब जो कस्टमर है ना उनके साथ भी मेरा रिलेशनशिप बायर सेलर का नहीं होता है। तो मतलब मेरा मोस्टली बिजनेस करने का तरीका ही वैसा है कि मैं थोड़ा सा रिलेशन पे काम करता हूँ।
तो वो हो जाती है चीजें, वरना फिर वो लेबर को लेबर के हिसाब से ही करेंगे तो फिर वो लेबर आ जाए कल नहीं, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब हमारे पास लेबर 4-4 5-5 साल से है, वो छोड़ के जाते नहीं है, क्योंकि लेबर को चाहिए टाइम पे सैलरी। तो आपने टाइम पे सैलरी दिया, और उनको उनके हिसाब से हमने कुछ इंसेंटिव्स भी रखे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ है। तो उनको रिटेन करना भी इजी हो जाता है। उसके लिए सर स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाना अच्छा रहेगा या फिर खुद का सेटअप लगाना अब मुझे लगता है कि स्टार्ट में हमने भी तो थर्ड पार्टी से ही किया था ना, क्योंकि एटलीस्ट क्या होता है कि हमको एक बिजनेस का जो पल्स बोलते हैं हम लोग, वो समझ में आता है कि ये है? बिजनेस, अभी जैसे हमने भी स्टार्ट किया तो हमने जूट बैग से स्टार्ट नहीं किया, हमने तो सारे अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते थे, जूट वॉज जस्ट वन ऑफ द आइटम था। तो हमको फिर ओके। बाद में लगा कि हाँ, जूट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। बट हो सकता है किसी और का कुछ और एक्सपीरियंस हो, तो पहला टेस्ट करना पड़ेगा। आप सीधा घुस गए, आपने 10 मशीन लगाया, आपने लेबर लाए, और फिर आपको लगा कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए नहीं है। होता है ना, एक प्रोडक्ट हमारे लिए होता है, एक प्रोडक्ट किसी के लिए नहीं होता है। तो पहला आपको समझना पड़ेगा कि आपको मेन तो चीज़ है कि आप कितना भी अच्छा सेटअप लगाओ, बट आप कस्टमर ला पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको वही। कस्टमर इजीली मिल रहे तो आगे सेटअप की बात है। हमने भी वही किया, हमने तो पहले कस्टमर इकट्ठा किए, और कस्टमर इकट्ठा करने के बाद जब हमको लगा कि नहीं, किसी से माल लेके अब हम उनको सर्व नहीं कर पा रहे, हमको हमारा सेटअप लगाना चाहिए, तब जाके हमने हमारा सेटअप लगाया। तो हमने सीधा मशीन मशीन ला के प्रोडक्शन पे जम नहीं किया था। तो वैसे ही आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, मुझे लगता है। राइट राइट। ठीक है सर, तो हाँ। आपका कांटेक्ट नंबर मुझे लेना हो तो मैम से ले लूँ या फिर आप डायरेक्ट शेयर कर देते हाँ, मैम शेयर करेगी आपके साथ, सबके साथ। हैं? ओके। या कि और को कोई एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं। I have a question. सर जी बोलिए। Sir, you mentioned about tensile strength and all, the हाँ। quality checking stuff. यस। So, let's say we go to, manufacturer and we want हाँ, to ask them all the questions. So, what are the questions we ask them? Like, हाँ, हाँ, can you just हाँ, ये summarize हाँ। all the things Yes, so that yes, yes. This is we're this is getting the also good quality? question, because we generally educate to all our customers also, because we don't say, I mean, this is good quality. Everyone will say this is good quality, but good quality means what? What are the parameters that every customer should know? And like this, we educate the customer, and then they ask those questions to our competitors. So now, first question which you should ask is, what is the quality of the jute? As I mentioned, we use 14-15 quality. So, so see now, this is the most expected question. So any supplier will blindly tell you this is 14-15 quality. So your next immediate question should be, this is from which mill? Because we use Gloucester mill, we use Birla mill, which comes in top 5 in the world. Okay. So now I will give you one example. Actually, when I seen very cheaper bags, one Delhi supplier was selling. I mean, the bag which we are selling at 65 rupees, they are selling at 45 rupees. So I just called him as a customer and I asked him about the quality. So he just said, "Sir, बहुत अच्छा quality है." So I told him, Not like this. You tell me this is from which mill." So he wasn't knowing. I mean, he is selling the product and he wasn't knowing this is from which mill. Second important question is, lamination is virgin or milky? As I mentioned, some people or some suppliers, they use the lamination which they melt from the mineral bottles. So our is virgin lamination. So you have to ask about the lamination. This is which lamination? You don't ask like, is this virgin lamination? Then definitely they will say, yes, this is virgin. Let them say this is virgin lamination. So you just ask, this is which lamination? Then you ask lamination GSM. Then you ask about the handle. This is which handle? I mean, see, the supplier, I mean, if they don't know about their own quality, they will keep on saying this is good quality, this is good quality. But that is not the right answer. He has to define the parameter, he has to define the quality. Next question is type of
printing ink which they have used. If they mention anywhere this is azo-free ink, then you can understand, okay, I mean supplier knows something. But if they start telling this is good quality ink, this is good quality print, then you cannot trust them blindly. Okay. So first question is about fabric. It is from which mill? Then second is about lamination. What type of lamination they have used. Third will be the GSM of the lamination. Then handle quality. Then ink quality. And the last question you should ask how they are going to pack it, because we pack properly in the cartoons, 7-ply carton. So there are many supplier who don't pack even in carton. They will pack in basta. If you know the basta, HDP packing is there. So this 4-5 question, if you ask, you can immediately understand the supplier is a quality supplier or he is selling some substandard quality. Okay. And I sir, you hope you mentioned about understood. yes, Yeah, thank you, yeah, absolutely. And yeah, you mentioned yeah. about the machine. What was the name of the machine that's good? Juki, You said Jukke, Juki. Juki. If you Okay. Google, you will get it. Juki. It's a Japanese Juki machine. brand basically. It's very good machine. Japanese. Okay. Okay. Thank you, sir. Can I Thank you. please ask a question? Yes, please. Can you please help us or give us some pointers where a person is like, for example, I'm very new. So how Hmm. will I attract a new customer, or what exactly should I give as a description of my product, like where I can attract more of the customers? See, I mean, I don't know how you are going to pitch your product. I mean, what exactly is your plan? I mean, where you are going to pitch the product. I mean, have you made any basic plan for that? Not exactly basically I can say, but I can start. I just had a thought, like suppose अगर मुझे किसी को ये जूट बैग बेचना है, so what are the हाँ. product like specific कैसे बोल सकूंगी, डिस्क्रिप्शन कैसे दूंगी कि मैं वो पूरी नहीं, तरह वो बात पैटर्न सोच मैडम सकूं? डिस्क्रिप्शन की नहीं है। बेसिकली अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो B2B की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हम लोग कोई ऐसे इंडिविजुअल कस्टमर्स को तो नहीं बेच रहे, ये कॉरपोरेट को जाएगा। सो Okay. कॉरपोरेट में जो भी डिसीजन मेकर होंगे वो कंपनी के बिहाफ से हमसे परचेस कर रहे हैं। सो दे आर आंसरेबल समवेयर। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उनको सही सप्लायर मिले, सही प्रोडक्ट मिले, सही प्राइस पे मिले। ये तीन तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसा मैंने बोला कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट, देन फर्स्ट यू बेटर स्टार्ट विथ योर रेफरेंसेस। आपका कोई भी बाहर होगा, किसी ना किसी तो कंट्री में हमारा कोई ना कोई तो होता ही है। तो बेसिकली उनके थ्रू अगर आपको कोई कस्टमर्स इनिशियली मिल पाए, ठीक है, तो आपका एक फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमर बन जाते। तो 5-6 कस्टमर मिल गए तो फिर उनको लेके आप और कस्टमर लाने की कोशिश कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई इफेक्टिव वे हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है। मतलब आजकल तो वेबसाइट भी बहुत अच्छी अच्छी होती है, बट सिर्फ जी वेबसाइट होने से कस्टमर ऑर्डर करेगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन कस्टमर शूज। अगर आपको आपको किसी और कंट्री से कुछ लेना है और वो बड़े क्वांटिटी में लेना है, 2000 पीसेस, 3000 में, या ऐसे सोच लीजिए कि आपको 4-5 लाख का माल लेना है, 4-5 lakhs rupees you are going to spend, and you are going to import something from other country। तो आप शांति से बैठ के सोचिए कि मैं क्या सोचूंगी, क्या पैरामीटर्स पे मेरा डिसीजन होगा, और वही आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आप किसी भी वेबसाइट से अच्छी है करके वहां से ले लोगी। अगर सिंगल प्रोडक्ट है हम लोग रिस्क ले लेते। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम लोग कहाँ सोचते, हमको अच्छा लगा ले लिया, अच्छा लगा ले लिया, वो तो जी क्योंकि वो 400-500 हजार की बात होती है। बट जहाँ पे बल्क क्वांटिटी होती है ना, तो वहां पे कस्टमर का सोचने का तरीका टोटली अलग होता है। तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं मेरे कंपनी के बिहाफ से अगर ऑर्डर करने वाली हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि कल जाके आपने रॉन्ग सप्लायर ले लिया, उसने रॉन्ग या डिफेक्टिव माल भेजा, या उसने माल भेजा ही नहीं, तो आपका जॉब भी जा सकता है। और ये जी हमको कस्टमर लिटरली बोलते हैं कि मतलब ऑर्डर देने से पहले, इफ यू गो एनीवेयर रॉन्ग आई विल लूज माई जॉब।
ये सिचुएशन हम्म, होता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए ये सिर्फ आप, इसके लिए मैंने पूछा कि आप कहाँ पे कैसे पिच करने वाली हो, मुझे पता नहीं है। आप अगर सोच रही हो कि मैं अच्छा कंटेंट डालूंगी वेबसाइट पे, मैं एफबी पे अच्छा कुछ लिखूंगी, तो ऐसे नहीं कस्टमर आने वाले। कस्टमर रेफरेंस से ही आएंगे, और रेफरेंस हम्म, मतलब आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कुछ कस्टमर्स पहले वैसे ही लेने पड़ेंगे। हम्म, एक तरीका ये भी हो सकता है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, मतलब हमारा हम्म, चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, दूसरे कंट्रीज का चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, अगर वहां पे जी जी, आप कनेक्ट हो पाई, वो लोग हेल्प करते, वो जेन्युइनली हेल्प करते। और ओके, अगर हम लोग जेन्युइन होंगे, बट देख किसी से भी बात करते टाइम हमको उनको ये समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि हम लोग जेन्युइन है। क्योंकि जेन्युइन लोगों की बहुत कमी है मार्केट में। हर कोई वही जी चाहता है ना, हम लोग भी वही चाहते हैं कि हम कुछ भी चीज ले रहे हैं तो हमको जेन्युइन सप्लायर मिले, तो हर कोई वही चाहता है। तो एक जी, बार सामने वाले को ये कन्विंस हो गया, फिर वो कस्टमर हो या कोई भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का कोई भी ऑफिसर हो, तो मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा। इवन मैंने मेंशन किया बाइंग एजेंट्स के बारे में। अगर आप बाइंग जी, एजेंट्स को कांटेक्ट करती हो, तो बाइंग एजेंट भी वही चाहेगा कि मुझे एक सही सप्लायर मिले, क्योंकि अगर उसने सही सप्लायर पकड़ के नहीं दिया तो वो बायर के सामने तो उसका मतलब खराब हो जाता है नाम। हम्म, एंड मतलब वो और 10 जगह पे उसको बोलेगा कि ये बाइंग एजेंट से मत लो करके, मैंने अभी इससे एक सप्लायर लिया और मैं ऐसा फंस गया, वैसे फंस गया। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ पे कैसे पिच करती हो, और आप खुद को कैसे मतलब एक जेन्युइन सप्लायर के इससे आप मतलब खुद को प्रूव करती हो, तो फिर वो सब इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या वेलकम वेलकम। सर जेन्युइनली एक हेल्प चाहिए थी आपसे। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। दिस स्क्रीन प्रिंट जो यूज करते हैं आप, हाँ, वो सेटअप बेसिकली आई वाज लुकिंग फॉर, चाहिए था मुझे। आप सर कहाँ पे लोकेटेड हो? संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद बोलते थे। अच्छा, ओके। सर स्क्रीन प्रिंटिंग का कैसे है ना कि स्क्रीन प्रिंटिंग ये बहुत मतलब ट्रेडिशनल मेथड है, पुरानी मेथड राइट, है। हम लोग राइट। गूगल में भी डालेंगे स्क्रीन प्रिंटर्स नियर मी, तो हमको ढेर सारे मिल स्क्रीन जाते, प्रिंटर मिल मिल जाते जाते हैं, हैं, बराबर है। मिल जाते हैं, हाँ। तो मैंने भी इनिशियली वही किया था कि स्क्रीन प्रिंटर जब मुझे खुद को समझना था, तो मैंने अलग अलग स्क्रीन प्रिंटर के पास जाके अभी क्या होता है ना कि हम लोग जब उनके पास जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई ऐसे ही नहीं दिखाएगा, कुछ तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट समझाने पड़ेंगे आपको, कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा कि मतलब आप मे भी उनको ये बोल सकते हो कि मैं जूट बैग का बिजनेस करने वाला हूँ, मैं प्लेन बैग्स लाने वाला हूँ, तो आप अगर उनको प्रिंट करके दे सकते हो क्या, मतलब कुछ बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं, कन्वर्सेशन उनके आई साथ। एम हाँ एग्जिस्टिंग बिजनेस है फॉर हाँ दैट। मेरा गारमेंट्स पे प्रिंटिंग हाँ। के लिए मुझे लगता है। अच्छा, मतलब तो आप ऑलरेडी कर रहे हो स्क्रीन प्रिंटिंग? हाँ, ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट्स अ मैनुअल प्रोसेस, पर वो डिपेंडेंसी काफी ज्यादा हो जाता है हाँ, बंदे पे, तो इट लाइक एक्चुअली डिलेज आवर प्रोसीजर टू इसमें द ना हेल्प। इसमें एक्चुअली सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन्स भी आती है, शायद आपको भी जी, पता होगा। बट अगेन वो इंडिया में उतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ओके। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो फिर वो पूरा आपका जॉब ही स्टकअप हो जाएगा। तो लोग अभी भी मैंने देखा कि मैनुअल पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, इवन दो मतलब वो पूरा लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। बट स्क्रीन प्रिंटिंग का एक एडवांटेज ये है कि एक एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम आया तो और 2 जन मिल जाते हैं जो स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं। और हम लोग जब प्रिंटिंग करते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट बैग के ऊपर नहीं करते हैं, हम लोग पहले फैब्रिक कटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रिंट करते हैं, फिर स्टिचिंग होता है। सो दैट इज हाउ बराबर। वी डू। यस, यस, तो इसके लिए वो इजी हो जाता है। तो बाकी मुझे नहीं तो लगता स्क्रीन प्रिंटिंग ऐसा मतलब बहुत चैलेंजिंग है। यू आर आल्सो डूइंग ट्रेडिशनल। हाँ, ट्रेडिशनल, यस ट्रेडिशनल उसी वे से करते हैं। उसमें एक आपने इफ लाइक यू नो, जैसा इंडियन रेलवेज के जो बेडशीट्स देते हैं वो लोग रनिंग में पूरा काफी लेंथ वाइज प्रिंट हम्म किया हुआ हम्म रहता है। हम्म। तो व्हेन करेक्ट है। तो वो वो हमको समझ नहीं पाया आज तक कि
वो अ, उसकी उसकी मशीन्स, उसकी फैक्ट्रीज मैंने देखी है कोलकाता में या इवन मुंबई में या हर जगह पे। क्या होता है ना कि हर एक के हिसाब से प्रिंटिंग के सेटअप से। अब जूट बैग की या कॉटन बैग की बात करेंगे तो उसमें ऑफसेट प्रिंटिंग होता है, डिजिटल प्रिंट होता है। और आप जो बोल रहे हो ना, वो पूरा तागा लगा देते हैं वो लोग। वो पूरा जो अच्छा। फैब्रिक का रोल होता है ना, वो पूरा लगाते हैं। और वो मतलब हमारे ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि हम लोग फैब्रिक को कटिंग करते हैं, कटिंग करने के राइट बाद राइट। इम्प्रेशन लेते हैं और स्क्रीन यस। प्रिंटिंग वैसे होता है। तो तो वो क्या करते हो, पूरा रोल लगा देते, पूरा रोल के ऊपर पहला प्रिंटिंग करते। अब वो पर्पस कब होता है, जब कोई ऐसे होता है ना कस्टमर कि हमको लोगो नहीं चाहिए, हमको तो पूरा फ्लावर प्रिंटिंग चाहिए, जिस आपने देखा होगा पूरा थ्रू पूरा भर के प्रिंटिंग रहता है। तो वो यस। टाइम पे फिर वही प्रिंटिंग करना पड़ता है। फिर ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि इन हाउस प्रिंटिंग नहीं करते, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ये प्रिंट, उन जिनके पास ये मशीन्स है। इवन ऑफसेट भी, ऑफसेट की मशीन तो 4-3-4 करोड़ की आती है, वो हम लोग कहाँ लगाने जाएंगे। तो नहीं, हम लोग बराबर है। ऑफसेट ऑफसेट प्रिंटिंग हम लोग बाहर से ही करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हमारा सारा इन हाउस होता है, अगर पर्पस के हिसाब से डिपेंड करता है। अब हमारे पास एक ऑर्डर था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर था, 25,000 पीसेस थे। अब 25,000 स्क्रीन प्रिंट से करने जाते तो हमको लगभग लगने वाले थे प्रिंटिंग को ही 40-45 डेज, सिर्फ प्रिंटिंग को। इतना कॉम्प्लिकेटेड हम्म। प्रिंटिंग था, बहुत सारे स्क्रीन थे। तो हमने सीधा ऑफसेट मारा, हमारा ऑफसेट का काम 7 दिन में हो गया, सस्ता भी हो ओके। गया। तो राइट। मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसा जॉब है उसके हिसाब से। बट बाकी स्क्रीन की बात करेंगे तो वो अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल वैसे ही करते हैं। मतलब पूरा स्क्रीन का प्लेट बन के एक एक लेबर उसका इम्प्रेशन लेता है। तो उसमें लिमिटेशन एक ये आ जाता है कि लाइक साइज बिकम्स योर लिमिटेशन। कहीं पे मुझे बड़ा इंप्रेशन लेना है तो वो थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ हाँ। उतनी बड़ी साइज की स्क्रीन बेसिकली एक्चुअली मैन्युअली बनती नहीं है। बराबर है, हाँ वो है। बट अभी हम बैग का साइज आप देखोगे तो जिसको हम लोग लार्ज बोलते हैं वो होता है अराउंड 16 इंचेस का। तो 16 इंचेस का होता है तो वो जाता जनरली प्रिंट का एरिया जो होता है ना वो 14 इंच मैक्स टू मैक्स आ जाता है। तो 14 इंच मारने के लिए कोई प्रॉब्लम मानो नहीं हो आता जाता है। है बराबर। हाँ, तो इसके लिए बैग के लिए तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, एज ऑफ नाउ मींस आई हैव टू रिलाई ऑन दिस एग्जिस्टिंग या ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। मेथड करेक्ट है। राइट। ओके। चले एनीथिंग हम एल्स? अभी इसी यहाँ पे रैप अप करते हैं। अगर किसी को कोई और भी क्वेरीज है तो हम उनका मेल आईडी शेयर कर देंगे, वो डायरेक्टली आप जो भी क्वेरीज है उनको मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय सर। जैसे कि संजय या सर ने बताया, थैंक्स अ लॉट। बायर बायर ढूंढने के लिए आपके रेफरेंसेस यूज करना जरूरी है। जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, अगर आप करेक्ट है। क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली, बिजनेस करना है तो ये क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लॉजिस्टिक के जरूरी है। बारे में बताया सर ने कि 4-5 लोग कनेक्ट्स में रहने चाहिए लॉजिस्टिक हाँ के बारे हाँ में, हाँ। और अच्छे कनेक्ट से मतलब जो भी अच्छा बेस्ट होगा लॉजिस्टिक वाला जिनके हर जगह पे ऑफिस हो, तो वो करेक्ट लॉजिस्टिक है। वाला चुनना चाहिए। लॉजिस्टिक का थोड़ा सा एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसमें अभी बहुत लोगों को पता होगा या नहीं होगा, उसमें टर्म्स होते हैं लॉजिस्टिक में, जैसे एक्स वर्क्स हो गया, एफओबी हो गया, सीआईएफ हो गया, डोर डिलीवरी हो गया। तो आप लोगों को रेडी रहना होगा, कस्टमर कोई भी टर्म्स मांग सकता है। कस्टमर का एजेंट अगर इंडिया में होगा तो वो बोलेगा एक्स वर्क्स मतलब बना के रखो, हम लोग उठाएंगे। या वो बोलेगा कि एफओबी, एफओबी मतलब हमको उसके एजेंट को हैंड ओवर करना होता है कस्टम क्लियरेंस करके। सीआईएफ मतलब उसके पोर्ट में, उसका जो कंट्री है वहाँ के पोर्ट पे हमको देना होता है। तो हमारा जो एजेंट है वो ये सारे ऑप्शंस हमको देना चाहिए। वरना फिर ये होगा कि कोई बोलेगा नहीं हम लोग तो सिर्फ एफओबी करते हैं, सिर्फ सीआईएफ करते हैं, डोर डिलीवरी नहीं करते। तो एजेंट ऐसे ही सिलेक्ट करो जो ये सारे ऑप्शंस आपको देगा। हाँ मतलब आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। जैसे कि सर का प्रोडक्ट है वो हाँ डोर डिलीवरी भी जा सकता है, लेकिन कुछ हाँ, प्रोडक्ट डोर डिलीवरी भी तो जा सकता है। सीआईएफ तक हाँ मतलब डोर डिलीवरी नॉट नेसेसरी, लोगों को लगता है कि डोर डिलीवरी मतलब फेडेक्स या डीएचएल से एयर थ्रू भेजा, वैसे नहीं है। फ्रेट फॉरवर्डिंग में भी एयर डोर डिलीवरी होती है। और जैसे कि सर ने बताया, बिजनेस अगर बढ़ाना है तो आपके रेफरेंसेस यूज करो, जेन्यून टेस्टिमोनियल यूज करो, जो कि हाँ नए कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। करेक्ट है, तो करेक्ट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो वही जैसे अपने हिसाब से मतलब आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, और आप जहाँ पे जैसे जैसे हम सर से कुछ बातें पूछ रहे हैं तो उनका नॉलेज भी, प्रोडक्ट का नॉलेज हो या ओवरऑल बिजनेस का नॉलेज हो, वो बहुत ज्यादा है और डीप है, वो समझ में आ रहा है।
तो वो भी होना जरूरी है। अगर जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका डीप नॉलेज होना जरूरी है आपको, अगर बहुत आप वो जरूरी। बेचना चाह रहे हैं तो करेक्ट ये है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने सर बताई है, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। और जो भी वेलकम। जिनको भी कनेक्ट होना है वो मैं उनको आपका ना या मेल आईडी शेयर कर देती हूँ, वो या आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी थैंक यू देने सो के मच लिए, सर। पेशेंस से सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू एंड ये ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर सो योर मच सर फ्यूचर फॉर योर टाइम। वेंचर्स। थैंक यू सो मच। या या Thank you, sir. Thank you. या मिलते हैं मुंबई ओके में सर। ओके या थैंक बाय यू बाय सर। ओके बाय, गुड नाइट ऑल। या गुड नाइट। गुड नाइट।